नमस्कार दोस्तों, दिस इज द लेक्चर नंबर ऑफ 2, लेक्चर नंबर ऑफ पॉलिटी 365 एंड लेक्चर नंबर 2, राइट? सो वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस पॉइंट, है ना? पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी की 365 वी वर कवरिंग। अब देखो, मैं जो जो चीजें आपको बताऊं उस चीज में हमेशा मैं आपको देखो कुछ चीजें बता रहा हूं, आपको ये अच्छी लगे या नहीं लगे कि आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट मेरा मानना है कि जो भी चीज आप पढ़ते हो, वट एवर यू आर स्टडिंग, प्लीज ट्राई टू मेक एन just a minute, let me change the pan. So please try to develop some MCQ aptitude. जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उससे एमसीक्यू डेवलप करने का ट्राई करो, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करने का ट्राई करो। तभी मतलब है, क्योंकि आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी प्रीलिम्स। आप कुछ भी पढ़ो तो उसको उस नजरिए से, उस लेंस से देखने का ट्राई करो कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और वही मेरा मतलब है कि मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, हम लोग यहां तक कंप्लीट कर चुके थे, साइलेंस पीरियड वी हैव सीन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दिस पॉइंट, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओसीएमसी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि आप ये जो भी चीजें हैं, रेगुलेशन, जो इलेक्शन है, इसको रेगुलेट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से लॉज बना सकते हो, उस हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है? तो पार्लियामेंट को ये भी पावर दी गई कि एक आदमी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है। जैसे कि आपको पता होगा, मोदी जी मोदी जी दो जगह से लड़ सकते हैं, जैसे कि राहुल, ये बनारस से लड़ते हैं और एक सीट से किसी से और से लड़ते हैं। राहुल गांधी है, ठीक है, राहुल गांधी जी हो सकता है एक अमेठी से लड़ते हैं, रायबरेली से लड़ते हैं, पता नहीं, और एक फिर वायनाड जो केरला में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से भी लड़ते हैं। तो क्या ये नियम के तहत है? इज दिस एप्लीकेबल? यस, पार्लियामेंट हैज गिवन दिस, दैट आरपीए जो होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो इलेक्शंस को डील करता है, दैट अलाउस कि आप मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हो, ठीक है? इस एक्ट से किसी भी, टिल 96 तक क्या था इस एक्ट के तहत, कोई लिमिट नहीं थी कि आप एक दो तीन। तो ऐसे तो मोदी जी जो भी होंगे, राहुल गांधी होंगे, तो 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ लेंगे, सबको लगे कि हमारे यहाँ से पीएम निकल के आ जाएगा, है ना? तो इसीलिए क्या हुआ कि फिर इसमें एक अमेंडमेंट ने ये बोला कि भाई 96 के बाद बोला गया कि एक अमेंडमेंट आया, उससे बोला कि आरपीए में कि केवल आप 2 सीट से ही लड़ सकते हो। तो इसीलिए आज जो प्रोविजन है, सेक्शन 70 ऑफ आरपीए, दैट सेज कि कैंडिडेट केवल 2 सीट से लड़ सकता है, लेकिन और ये 33(7) कहता है इसे, और सेक्शन सेक्शन 70 कहता है कि आप केवल एक ही सीट एक टाइम पे रख सकते हो। आप एमपी बने हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हो, तो केवल आप एक सीट से ही अपने उसमें लोकसभा में बैठ सकते हो, ठीक है? अगर कोई 2 सीट से बैठता है तो फिर वहां पे क्या होता है? बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन का मतलब होता है कि भाई अब एक आदमी ने एक सीट चूज कर ली, दूसरे पे क्या होगा? एक बाई इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन। तो ये वैसे देखा जाए तो खराब चीज, अननेसेसरी पैसा बढ़ता है सरकार का, है ना? क्योंकि वैकेट करना पड़ता है। तो वैकेट करने की देखो कंडीशन, लक्ष्मीकांत में स्टैटिक से आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक से लिंकेजेस बनाओ कि दैट व्हाट आर दोज कंडीशंस कि जब किसी की सीट वैकेट हो सकती है। जैसे कि हो सकता है कि वो एक एसएलए की सीट पे भी आ गया और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो फिर उसको एक ना एक सीट छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है वो राज्यसभा में इलेक्ट हो गया, लोकसभा में इलेक्ट हो गया, तो आपको वो कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी स्टैटिक से जाके। तो ऐसे लिंकेजेस बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज होम वोटिंग। होम वोटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है कि 2014 के जो इलेक्शन थे, कि भाई कोई भी वोटर छूट ना जाए, नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। तो एक होम वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड किया। ये होम वोटिंग होती क्या है भाई? मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमसीक्यू एप्टीट्यूड दिमाग में रखना। जो मैंने ये बताया था, एमसीक्यू एप्टीट्यूड की क्वेश्चन कैसे आएगा, हमारा मतलब ये नहीं है कि टेलीग्राम पे कोई भी आ गया बस ऐसे पीटी पढ़ा के चला गया। सोचो कि एमसीक्यू कैसे डेवलप होगा इस चीज से, दैट इज ओनली पर्पस कि जिससे मैं आपको बता पाऊं। आगे सुनो, मैं कहां से क्वेश्चन बनेगा मैं बताता हूं। कोई भी वोटर छूटे ना, तो होम वोटिंग दी गई। अब होम वोटिंग का मतलब क्या है? कि वोटिंग घर से ही होगी। कैसे? पोस्टल बैलेट के थ्रू। ये यहाँ पे जो पोस्टल बैलेट लिखा है उसके थ्रू ये वोटिंग होगी, ठीक है? तो पोस्टल बैलेट से जाएगा आपका वोट, ठीक है? तो अब ये क्या होगा कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग की भी रखी जाएगी, सही बात है। अब ये किस किस के लिए वोटिंग फैसिलिटी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन हैज इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ होम वोटिंग। वो किसके लिए? देखो, इसके लिए कि जो आदमी पीडब्ल्यूडी हैं, जो हैंडीकेप्ड वगैरह हैं, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी एक्ट होता है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, उनके राइट्स होते हैं उसमें जो डिसेबिलिटी मानी गई इंडिया में, वो 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और कुछ ऐसे 20 से 21 ऐसी डिसीजेज हैं, या जो भी
डिफॉर्मिटी है वो होना चाहिए और उसका 40% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी फिंगर ऐसी, सबकी फिंगर्स ऐसी होती हैं, ठीक है, और आपकी या किसी एक आदमी की ऐसी फिंगर है तो वो भाई डिसेबल मानेगा, जैसे कि ऋतिक रोशन, ठीक है, किसी की 6 फिंगर्स हो सकती है, तो वो ऐसे नहीं है कि भाई आपको डिसेबल माना जाएगा। 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होता है? बेंचमार्क मानते हो ना कि एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो बेंचमार्क एक चीज होती है कि डिसेबिलिटी का भी एक स्टैंडर्ड होता है, उतनी उसका 40% तो होना चाहिए। देन ओनली यू कैन कंसीडर दैट दैट पर्सन इज सो कॉल्ड डिसेबल्ड। ठीक है, ये एक्ट के तहत भी है। तो उन लोगों को भाई वो चल फिर नहीं सकते, तो होम वोटिंग के लिए पोस्टल बैलेट हो जाएगा। और क्या-क्या देखो, ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने इस बार स्टेप लिए जिससे कि इंक्लूसिव वोटिंग बनेगी, सब लोग वोटिंग कर सकें। ठीक है? जैसे कि एक स्वीप सिस्टम लाया था, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन, मतलब कि वोटर को एजुकेशन देने की सिस्टमैटिकली पीडब्ल्यूडी लोगों को, ठीक है? उनको थोड़ा-सा, और जैसे कि आपको याद होगा कि जैसे वो एक जो तीरंदाजी में एक एक लड़की है ना? सुशीला देवी, पता नहीं क्या, विनीता देवी, ऐसे लोगों को उन्होंने प्रमोट किया पैरालंपिक में, जिसने मेडल जीता था, ठीक है? तो लगता है कि हाँ, वोटिंग करो। सचिन तेंदुलकर, इन सब लोगों को बोला जाता है कि आप लोग प्रमोट करो। और क्या-क्या इलेक्शन कमीशन ने चीजें करी कि जिससे कि वोटिंग को इंक्लूसिव बनाया जाए। पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में देखो, पोस्ट से ही वोट जाता है, ठीक है? और उससे पहले लिखा है मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ईवीएम। अब मान लो कि कोई आदमी माइग्रेंट हो गया किसी दूसरे स्टेट में, ठीक है? आपने जब सुना होगा ये वर्ड करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये जब आपका वोटिंग का इलेक्टोरल रोल हो रहा होता है, सर्वे हो रहा होता है, सेंसस हो रहा होता है, तो उसमें ये जो पैरामीटर है, इसमें तो ऐसे टेक्स्ट में लिखा, बट इट शुड हैव बीन मेड बोल्ड। एक्चुअली ये काउंट किया जाता है कि आपका करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। ठीक है, सपोज मैं यूपी का हूँ बट मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, मान लो 10 साल से, ठीक है, तो मेरा करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज दिल्ली, ठीक है। तो अब दिल्ली में हूँ, लेकिन अब मुझे अगर यूपी में वोट देने जाना है, बट मैं अभी ऑफिस में हूँ, मेरा या कुछ काम पड़ गया, मैं नहीं देने जा पा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि वोटर अपना एक्सरसाइज कर सकें वोट, जहां पे अभी वो रह रहे हैं, रेजिडेंस उनका जहां पे। तो उन्होंने एक ऐसा ईवीएम सिस्टम बनाया जो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डील कर सके, ठीक है। नाउ पोस्टल बैलेट की जो सुविधा दी गई है वो किस किस को दी गई है? देखो, स्पेशल वोटर्स को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। अब स्पेशल वोटर होते क्या है, याद रखो, सर्विस वोटर, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी, यहां से एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में। और तीसरा आ सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लोगों को। ये स्पेशल वोटर्स हैं, स्पेशल वोटर्स होते हैं और सर्विस वोटर्स होते हैं, और वोटर्स ऐसे जो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले वोटर। ये लोग चारों लोग अपना पोस्टल बैलेट से दे सकते हैं अपना वोट। तो यहाँ पे सर आप ये बताओ कि जो जो ये सर्विस वोटर क्या होता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले क्या होता है? देखो, सर्विस वोटर्स का मतलब होता है ये कि ऐसे लोग जो आर्म्ड फोर्स में सर्व कर रहे हैं, मान लो सियाचिन वगैरह पे है, ठीक है, या पुलिस फोर्स में उनकी ड्यूटी लगी है इलेक्शन में कहीं ना कहीं, लेकिन उनको ऐसा थोड़ा ना कि सब लोग छुट्टी पे आ जाओ वोट देने के लिए। आउटसाइड इंडिया है, जैसे एम्बेसी वगैरह में, या कोई आर्मी एक्ट के तहत किसी न किसी फोर्स में जो अभी भर्ती हैं और जो आ नहीं सकते घर पे, तो ये सर्विस वोटर्स है। तो याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि इन इंडिया, in Indian political system, the postal ballot system, ये मैं साफ कर दूं, द पोस्टल बैलेट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ वोटर। पहला लिखा होगा कि भाई स्पेशल वोटर, ठीक है, वो स्पेशल वोटर कोई ना कोई होंगे। दूसरा सर्विस वोटर, ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी वाले, ये सब लिखा होगा। सर्विस वोटर में कौन कौन से काउंट होते हैं, ये सब होता है। लेकिन देखो, यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट पता चल रही है कि अगर कोई आदमी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में बंद है जेल में, ठीक है, देन ही और सी कैन स्टिल कास्ट हिज और हर वोट। तो याद रखना, इससे नई चीज क्या सुनने में आई, ये हमें पता रहना चाहिए कि प्रिवेंटिव, अगर कोई आदमी को अरेस्ट किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो है, तो वोट कर सकता है वो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, फॉर्म 17C देख लो, ये भी अभी देखो इलेक्शन से रिलेटेड सारी न्यूज चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि देखो, फॉर्म 17 का डेटा हम किसी भी पार्टी को ऐसे शेयर करते नहीं है, एनी एंटिटी अपार्ट फ्रॉम पोलिंग ऑफिशियल्स। किसी के पास नहीं जाता है कि फिर वो आपका वोटिंग बिहेवियर चेक करे। लक्ष्मीकांत में एक टॉपिक भी है वोटिंग बिहेवियर, ठीक है, कि कौन किस कितने कितने कौन से रिलीजन को दे रहा है, कौन कहाँ रहता है, उसने कहाँ वोटिंग करी, बहुत सारी चीजें होती है। तो फॉर्म 17 दिखता कैसा है, ये देख लो, ये मैंने फोटो लगाई है, ये इलेक्शन रूल्स के तहत फॉर्म 17 ये होता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारा अकाउंट ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड, ये धुंधला दिख रहा है लेकिन आप जूम करके समझ सकते हो। तो ये सब कुछ लिखा होता है कि टोटल कितने लोगों ने इलेक्टर्स थे, को कितने लोगों ने वोटिंग करी, किस कैंडिडेट को दिया, नंबर ऑफ वोटर्स टू हुम टेंडर्ड बैलेट पेपर, ठीक है, सीरियल नंबर, और ये सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं। तो ऐसे अगर ये चीजें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल गई,
तो उसको पता चल जाएगा कि लोकल का पोलिंग बिहेवियर कैसा है, कि कल को उनके लिए उसी टाइप की हम स्कीम चला के फायदा देके वोटिंग को अपने फेवर में ला सकते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर ने बताया है कि भाई हम ऐसा ऐसा नहीं, हम किसी को शेयर करते हैं, ये सब नहीं करते हम, ठीक है, गलत काम होते हैं हम। तो उसमें ये सारी चीजें दे रखी होते हैं कि किसने किसको दिया है, ठीक है। चलो, ब्रेल साइनेज क्या होता है? ब्रेल एक जो लिपि होती है, आपने पढ़ा होगा कि ठीक है, ब्रेल एक स्क्रिप्ट होती है कि जिससे जो जो लोग मान लो जो जिनको दिखता कम है ना, वो सब समझ सकते हैं। तो पुदुचेरी ने क्या किया है, पांडिचेरी ने क्या किया है कि ब्रेल साइनेज एक लगाए है इंग्लिश में और तमिल में ईवीएम में, जिससे कि लोगों को इंक्लूसिव वोटिंग बनाए। तो कल को आपको अगर मेंस में भी लिखना हो तो इंक्लूसिव वोटिंग या इंक्लूसिव डेमोक्रेसी पे आप बात कर सकते हो। देखो, पुडुचेरी ने, यूटी ने एक नया स्टेप लिया है कि ब्रेल साइनेज लगाए इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में, है ना। तमिल क्यों? क्योंकि पुदुचेरी उसी का हिस्सा है, नाउ उसी के पास है। ये किस किस के लिए? विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। वो जैसे कि ब्रेल स्क्रिप्ट में ऐसे ऐसे लिखा होगा, मान लो कमल बना है, मान लो हाथी बना है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये हाथी है, इस पे हमें वोट करना है। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया हाथी की बटन कौन सी है, मुझे दबानी। तो ब्लाइंड वोटर्स के लिए है। ये पुदुचेरी ने करी है, जिससे कि एक अच्छा इंक्लूसिव वोटिंग हो सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। ये हम बताते हैं। इंटरनल इमरजेंसी इज द फर्स्ट टॉपिक। इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी हमने बहुत कुछ सुना है ना। तो अभी 24 में क्या हुआ, 50th ईयर हुआ है जो लास्ट टाइम हमारी इमरजेंसी 1975 इंदिरा गांधी जी के टाइम में लगी थी, ठीक है। अब इमरजेंसी के बाद बारे में हम थोड़ा सुन लेते हैं क्या होता है। देखो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जरा समझना है। यहाँ पे जरा ट्रोल कैसे किया जा सकता है। इमरजेंसी जो लगती है कि दो टाइप की होती है, एक तो हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट आता है कि फंडामेंटल राइट आप इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते हो, आपके चले जाएंगे। आपने बहुत अच्छे स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। तो ये कहाँ से लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी? ये वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। लेकिन याद रखो, हमेशा याद रखना, ये जनरली जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी लिया गया ऐसा नहीं है। केवल वो प्रोविजंस जिसमें जो बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। देखो ये 7 पॉइंट सुनो, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 फर्स्ट पॉइंट। देखो इसमें, देखो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट है। इसमें साफ साफ लिखा है इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कहां से लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखना, कभी भी पूछा जाए तो कि इमरजेंसी प्रोविजंस हैव बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बट suspension of fundamental right during the emergency they have been taken from this Germany constitution। ये ट्रैप है, याद रखना, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फंस जाता है। नाउ आर्टिकल्स हमें पता है 352 से 356 360 तक हैं। जैसे उसमें चार चार जोड़ते जाओ, जैसे 352 है तो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। थ्री उसमें 56 मतलब कि इसमें +4 करो तो ये हो गया प्रेसिडेंट रूल या इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होते हैं 360, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आप याद रखो। और पार्ट क्या है, पार्ट 18, ये पार्ट आपको याद होना चाहिए। पार्ट 18 डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। टाइप ऑफ इमरजेंसी जो मैंने बताया 352 को बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट बोला जाता है। So the type of emergencies are, the first is national emergency 352 जो मैंने आपको बताया, पर +4 ऐड कर दो 356, इसको इंटरनल प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, इंटरनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। 360 मींस फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये क्यों क्यों हो सकती है, आपको पता है कि भाई वो इनके देखो रीजंस पढ़ लेना। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। नेशनल इमरजेंसी कोई भी ऐसा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है, इसका नाम होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज हुआ है जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, खास तौर से याद रखना, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी एज सच कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, फाइन। सिमिलरली कोई इंटरनल इमरजेंसी कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ, इट इज सो कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखो जल्दी से मैं बताता हूं कि नेशनल इमरजेंसी जिसको प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बोला गया है, उसकी चीजें कंडीशंस क्या होती हैं। देखो अप्रूवल कैसे होता है, अप्रूवल प्रोक्लेमेशन होगा कैसे, प्रेसिडेंट करेंगे, प्रोक्लेमेशन करेंगे इमरजेंसी का। यहाँ पे लिखा नहीं है प्रोक्लेमेशन इज डन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, देन इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेस, ठीक है।
कितनी देर में? 1 महीने के अंदर अंदर। ये होगा तभी इमरजेंसी आपकी आगे कंटिन्यू होगी। और इमरजेंसी केवल 6 महीने के लिए कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि इसको बार-बार हमें अप्रूव कराना पड़ता है पार्लियामेंट से हर 6 महीने के अंतर्गत। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बोला है इसको इंडेफिनिटली आप टाइम के लिए ले जा सकते हो, बस एक बार में 6 महीने के लिए, ठीक है? दिस इज सो कॉल्ड जो अप्रूवल की चीजें हैं, ठीक है? अब अप्रूवल कराना कैसा? स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए दोनों हाउसेस में, जिसका मतलब होता है कि जो टोटल मेंबरशिप होती है उसकी तो मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब कि उसका तो 50% लोग बोलना चाहिए, और एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी करने चाहिए। एंड लिखा है, मतलब कि दोनों चीजें होनी चाहिए। कल को एग्जाम में बोल देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी, दिस और लिख देगा, और नहीं है ये, एंड है, दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है? और टोटल मेंबरशिप साहब क्या होती है? दुनिया भर में तो हमने पढ़ रखा है टोटल मेंबरशिप। टोटल देखो, जैसे कि मैं बोलूंगी कि जैसे राज्यसभा जो है, राज्यसभा की मैक्सिमम जो कैपेसिटी हो सकती है दैट कैन बी 250, है ना, राज्यसभा की, सपोज, ठीक है? और अभी कितनी है अपनी? 245। तो ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये बढ़ा भी सकते हो, 250, 260, 252 कर दो, अभी जो भी है, ठीक है? 245 इज द करंट कैपेसिटी, तो ये है टोटल मेंबरशिप। और मान लो किसी दिन सिटिंग चल रही है, उस दिन केवल 200 लोग आए हैं, तो ये है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले, प्रेजेंट है, और वोटिंग भी उसमें मान लो केवल 180 ही लोग कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है। तो समझना चाहिए कि टोटल मेंबरशिप का तो एक 50% होना चाहिए, एंड प्लस में जो 180 है इसका क्या होना चाहिए? 2/3। तो these two conditions must have been satisfied, then it will be so called स्पेशल मेजोरिटी। समझ में आया? टोटल मेंबरशिप का थोड़ा मतलब समझो क्या होता है, ठीक है? और अगर मान लो लोकसभा उस टाइम पे डिसॉल्व हो रखी है इमरजेंसी के टाइम पे, तो जैसे ही लोकसभा की नई सिटिंग होगी तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। मीनवाइल इट शुड की राज्यसभा उसको अप्रूव कर चुकी हो, तो केवल 30 दिन तक चलेगा। अगर लोकसभा ने, नई लोकसभा आई और उसने अप्रूव नहीं किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका? ये जो इमरजेंसी सीज कर जाएगी, ठीक है? रिवोक कैसे कर सकते हो? रिवोक ऐसे होता है कि जो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे बोलेंगे इमरजेंसी गई, प्रोक्लोमेशन का सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन कर दिया कि गई, रिवोकेशन का डिक्लेरेशन कर दिया, देन इमरजेंसी इज गोन, ठीक है? और इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, याद रखो, ठीक है? या रिवोकेशन कैसे हो सकता है? एक तो ऐसे हो जाए, दोबारा ऐसे हो सकता है कि लोकसभा क्या करे, प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं बोला, चलो अब हमें रिवोक करना, लेकिन लोकसभा को लग रहा है, लोकसभा मीन्स जनता, जनता की तो लोकसभा है, लोक मीन्स क्या होता है? जनता। जनता चाहती है कि भाई इमरजेंसी हटनी चाहिए, तो क्या करोगे आप? तो देखो, एक चीज होती है कि लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि भाई हम डिसअप्रूव कर रहे हैं कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, और कैसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे। तो क्या हमने सीखा? इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी होती है, इसको जब पास कराना है, अप्रूव कराना है, मतलब कि कंटिन्यू कराना है, तो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। और जब इसको हटाना, तो केवल लोकसभा क्या कर दे? सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे एक रेजोल्यूशन कि हम हटाना चाह रहे हैं, हट गई। तो इनमें कभी भी आपको यूपीएससी घुमा सकता है, ठीक है? बोलेगा कि इन द, चलो क्वेश्चन समझो, मैं बोल रहा हूं कि फॉर द रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी आपको क्या जरूरत है कि विच शुड बी डन, कि एक स्टेटमेंट में लिखा हो कि इट शुड हैव बीन अप्रूव्ड, द रिजोल्यूशन फॉर द रिवोकेशन ऑफ द इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है? ये विद इन 1 मंथ नहीं बोलेगा, बोल देगा बाई बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं केवल लोकसभा कर दे पास, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो ऐसे एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करिए आप। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी जी के टाइम के बाद आया था, आपको देखो तरीका बता रहा हूँ, दो अपने अमेंडमेंट याद रखना, एक तो 42nd है, ठीक है, और एक 44th है। 42nd क्या होता? 4+2 = 6 होता, तो 6 आएगा, 1976, ठीक है? और ये 44th है, 4+4 = 8, तो 1978 में हुआ था। याद ना, ईयर भूल ना जाओ, इसलिए बता रहा हूँ। तो 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या बोला है कि भैया कैसे इमरजेंसी, ऐसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बहुत बहुत कुछ दिक्कतें आई थी कि भाई आप गलत इमरजेंसी का उपयोग कर लिया, ऐसे अपने मन से आपने लगा दी, लोगों से पूछा नहीं। तो उस टाइम पे कुछ बुलाया गया कि कुछ कंडीशंस आई हैं कि इमरजेंसी कब लग सकती है, ठीक है? पहली कंडीशन थी कि इंटरनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम, इंटरनल इमरजेंसी की, एक तो रिटन अप्रूवल चाहिए। रिटन अप्रूवल, रिटन अप्रूवल किसका चाहिए? जब कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिटन में लिख के दे कि भैया आप अब आप हमें इमरजेंसी की जरूरत है, लगाओ। तो देखो यहाँ पे भी ट्रोल करेगा, यहाँ पे कैबिनेट की जगह बोल देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा, आप बोलोगे हाँ क्योंकि प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसका, लेकिन यहाँ पे है कि कैबिनेट बोला गया है, कैबिनेट बोला गया, ठीक है। तो कैबिनेट का मतलब होता है कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर, तो वो लिख के दे, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। एक तो ये, दूसरा फंडामेंटल राइट में चेंज करेगा कि भाई बहुत कुछ फंडामेंटल राइट्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बट नॉट द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 और 20, ठीक है। 20 क्या कहता है, कन्विक्शन से रिलेटेड, और 21 तो आपको पता है लिबर्टी, लाइफ से रिलेटेड है। और लोकसभा का जो टर्म था बढ़ा दिया गया था कि 6 साल तक कर दिया जाएगा, वैसे उसको बैक टू 5 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। याद रखना आप इसको, समझ में आ गया, ठीक है। तो आर्टिकल 21 ये सब नहीं कर सकते, और ये 6 ईयर जो कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट से दोबारा से 5 साल की टर्म ऑफ लोकसभा कर दिया गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये अगले टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एक 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 नॉर्मल सी चीज है कि आर्टिकल 275 बोल रहा था कि गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि आप आर्म फोर्स को इमरजेंसी के टाइम पे कहीं भी लगा सकते हो, कुछ भी करो, नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज एक 44 से ये आया कि अगर प्रेसिडेंट साहब का मन कर रहा है, ठीक है, कि इमरजेंसी लगा दिया है, सब कुछ सही है, कैबिनेट में दिया, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ डाउट आया तो भाई, जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक है। एक ये अमेंडमेंट हुआ था कि हम ये पेज बीच में आ गया तो उससे पढ़ रहा था। हाँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या हुआ है, एक ये चीज भी हुई है जुडिशियल रिव्यू की बात, कि जो भी ऑल ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट जो भी आ रहे हैं ना, कि इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू इमरजेंसी, बट दिस हैज आल्सो कम विद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब कि जितने भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, तो दैट डिस्प्यूट शुड कम टू सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट थिंग इज एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसका नाम आपने सुना होगा बहुत, आया राम गया राम, है ना, आया राम गया राम। डिफेक्ट मीन्स क्या होता है कि आपके अंदर कोई डिफेक्शन आ गया, डिफेक्शन आ गया, डिफेक्ट कर गए, मतलब आप इलेक्ट कैसे भी होते फिर बाद में डिफेक्ट कर गए, तो आपके अंदर कोई डिफेक्ट है ना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो ये किस किस शेड्यूल से डील करता है, 10th शेड्यूल से डील करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी मिल जाए लेते रहना। अब एडीएल के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुनते हैं, ये डील करता है कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन एमपी और एमएलए, मतलब कि दल बदल कर लो। मान लो जैसे कि जनता ने आपको चूज किया है, जनता ने आपको चूज किया कि भाई ये पूरी हमारी इंडिया की जनता है, और आपको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा है ऊपर, ठीक है। बोला गया है कि भैया आप हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बीजेपी को, बोलो सपोज लेटर से बीजेपी, कल को ये जैसे बीजेपी से जाते हुए कांग्रेस में ज्वाइन कर ले, तो इनका तो कट गया ना, एक तरीके से देखा जाए तो इनको तो ये लगेगा अरे भैया आपने क्या कर दिया, हमने तो आपको बीजेपी के तौर पे इनकी पार्टी से प्रभावित होकर आप ये सब कर दे, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो भाई जो वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है बोलेगा आप तो चीटिंग करता है ना, तो आप तो दल बदल कर रहे हो, तो डिफेक्ट कर गए आप, डिफेक्शन, तो इस केस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज ए एमपी। क्लियर है, चलो। तो अब देखो रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि बहुत सारे एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन की बात चल रही थी, कि भाई वो एक टिकट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पे आए थे, है ना, और और फिर उन्होंने अपनी वॉलंटरी गिव अप कर दी देयर मेंबरशिप। तो मतलब कि आप पार्टी से आए थे तो फिर पार्टी से फिर आपने मेंबरशिप कैसे गिव अप कर दी, तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अभी डिटेलिंग में पढ़ते हैं ये कैसे आया था, कि 10th शेड्यूल बाया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये याद रखना 52nd अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, इससे ही आपका एंटी डिफेक्शन लॉ बना था। वो लॉ क्या है, वो कुछ नहीं है, एक 10th शेड्यूल ऐड किया गया पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट द्वारा, कि उस 10th शेड्यूल में कुछ प्रोविजन डाल दिए गए, तो उसी प्रोविजंस को ही बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। बात खत्म, कोई ऐसा नया लॉ नहीं है। 10th शेड्यूल में वो सब चीजें लिखी हैं, वो क्या क्या लिखी हुई हैं सुनो, कि डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, डिफेक्शन आपका माना जाएगा कब 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 की एक मेंबर जो होता है वो आया है एक पार्टी मेंबरशिप से, बीजेपी या कांग्रेस से या किसी से भी, वो आते ही कहता है कि अब हम तो इनकी मेंबरशिप गिव अप कर रहे हैं, हम तो अकेले हैं, ठीक है। तो भाई गलत है, नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि आप वोट करने से मना कर दो, कि भैया जो भी आपका पार्टी का विप वगैरह है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, वो बोल रहा है आपको वोटिंग करनी है, आप मना कर दे रहे हो, तो भी आपको डिफेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। या तीसरा पॉइंट ये कि कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है जो कह रहा था कि हम किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर 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 कि आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है, आपने इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, आप फिर क्यों बोले थे हम इंडिपेंडेंट है। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना,
A nominated member becomes disqualified if he or she joins any political party after the expiry of 6 months. ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। समझ में आ रहा ना? तो मतलब कि आप नॉमिनेटेड हो, आपको प्रेसिडेंट या गवर्नर ने नॉमिनेट किया है, ठीक है, बोला है कि आप बढ़िया आदमी, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। किस कौन कौन से 12 पीपल को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में? बाई प्रेसिडेंट। किस किसी फील्ड से? ASSL, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर। तो इनसे क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट साहब और नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में 12 लोगों को। आपको पता होगा, ये स्टैटिक का रिवीजन आप करते चलो। अब प्रेसिडेंट साहब ने तो देखा कि भैया आप तो सचिन तेंदुलकर हो, तो आप स्पोर्ट्स से हम आपको कर रहे हैं, लेकिन आप जाते ही आप बोल रहे हो तो हमने तो एक्स पार्टी ज्वाइन कर ली, XYZ पार्टी ज्वाइन कर ली। तो भाई लगेगा अरे यार, तो आप तो यार क्या ही है, आप तो पार्टी नॉन पार्टीसनशिप दिखा ही नहीं रहे हो। नॉन पार्टीसनशिप समझते हो? GS4 में एक टॉपिक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर हो गया तो उसको ज्वाइन करने का क्या अधिकार नहीं है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन कर ले। यहाँ पे ट्रैप है, दोबारा से सुनो। 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन कर ले, 6 महीने के बाद करता है तो डिस्क्वालीफाई। तो याद रखना कि ये कल को घुमा ऐसे देगा यूपीएससी वाला या कोई एग्जाम वाला, कि आपको कहता है कि इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months after getting elected as MP or MLA, then can he be disqualified? Yes, he will be disqualified. No, he won't be disqualified, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर कर लिया। अगर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स करता है, बाद में करता है, तो गलत, खेल खत्म। ठीक है, तो ये दो पे फोकस करना रादर देन यहाँ पे। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि भैया अगर कोई पूरी पार्टी के 2/3 लोग निकल ही गए हैं और दूसरी पार्टी में चला जाए, तो देन इट विल बी सो कॉल्ड मर्जर। तो याद रखना कि मर्जर जब होता है जब किसी पार्टी के 2/3 MPs किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। ठीक है, दूसरे टर्म्स में इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब कि दूसरे पार्टी में 2/3 लोग चले गए, तो वो इसको ऐसा नहीं बोलोगे कि आप डिफेक्शन कर रहे हो, दल बदल कर रहे हो। ये एक आदमी नहीं कर रहा है, 2/3 लोग कर रहे हैं, 66% लोग। मतलब कि कोई बड़ी बात है, तो इसको नहीं बोलोगे, मर्जर बोला जाता है कि पार्टी ही पूरी मर्ज हो गई है। तो मर्ज कब होती है? जब एटलीस्ट 2/3 पीपल दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो वो पार्टी दूसरे में समाहित हो गई है ना। अब इसमें डिफेक्शन के तहत कौन डिसाइड करता है? आपको पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक में पढ़ा होगा, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। वो कौन सा हो सकता है? स्पीकर हो सकता है लोकसभा और SLA में, और राज्यसभा में कौन हो सकता है? चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, है ना। तो ये डिसाइड करते हैं और इनका डिसीजन माना जाता है फाइनल। डिफेक्शन के केस में अगर डिस्क्वालीफाई करो, नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन में तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या करना है कि ये जो इनका जो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का के डिसीजन को कोई टाइम लिमिट नहीं है, कि कोई लॉ लॉ ऐसा देता नहीं है कि भैया टाइम लिमिट की आपको बताना है कि डिफेक्शन का आपको हमें इतना टाइम लिमिट में आपको निर्णय सुनाना है। नहीं, ये एंटी डिफेक्शन केस में ऐसा होता है, कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है? एक किहोतो होलोहन केस था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, किहोतो होलोहन केस। अब इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि यार अब हमेशा जो स्पीकर और जो भी कोई है, तो इसकी चीज को तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। तो ये तो मुंह उठा के बोल देगा कि किसी की पार्टी को फेवर करेगा, बोल देगा कि भैया आपको हमने डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया, आप क्या करोगे? है ना, बात खत्म। क्योंकि उसमें तो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 10th शेड्यूल में कि भैया कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, तो बोला कि यस, दिस इज अंडर द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर आपको लगता है कि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बोला है कि नहीं मेलाफाइड है, किसी दिन शराब पी के आ गया, बोला कि हमने आपको डिफेक्ट कर दिया, है ना, तो ऐसे नहीं होगा। तो जुडिशियल रिव्यू में मालाफाइड को लेकर ले सकते हो। और अभी रिसेंटली 2020 में मेगा चंद्रा केस में बोला गया कि 3 महीने के अंदर अंदर ये आप 10th शेड्यूल के अंतर्गत जितनी भी पिटीशन आई डिस्क्वालिफिकेशन की, उसको क्लियर करो। किसको? स्पीकर को, कि भैया आप ये स्पीकर और चेयरमैन जो भी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, 3 महीने के अंदर अंदर ही खत्म करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो क्या होता है, इंडिया में भी बात क्या चल रही है कि जो अभी इलेक्शन चल रहा है कि फर्स्ट पास्ट इन द पोस्ट सिस्टम, ये क्या होता है कि भाई इसको इसके बारे में, इसको चेंज करने के बारे में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है, इससे पहले ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मुझे आपको समझाना पड़ेगा। पहले मैं देखता हूँ कोई सिंपल सा टॉपिक है।
चलो मैं आपको क्या करता हूँ कि हाँ चलिए इसी पे बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो एफपीटीपी सिस्टम होता है इसमें जो आजकल चल रहा है ना कि वोट डालने गए आप, ठीक है, और वोट डालने गए, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आ गए, मेजोरिटी आए या ना आए लेकिन सबसे ज्यादा वोट मैक्सिमम वोट आए तो वो विनर है। ठीक है, मान लो एक आदमी था, इसके पास मान लो 40% वोट आए 100 में से, एक के पास आए 30 और एक के पास आए 10, 70, 80 और एक एक के पास आए 10, एक के पास आए, ये पार्टीज हैं। तो विक्ट्री ये हो गई, मेजोरिटी नहीं मिली है लेकिन उसको सबसे ज्यादा वोट मिले। तो एक बात बताओ, 40% जनता को जिसने वोट किया है, बाकी के अदर लोग कितने थे? 30, 40, 50, 60, 60% जनता अलग है जो चाहती है कि इस पार्टी का रूलर ना बने, लेकिन वन वही रहा है। तो मतलब कि 60% जनता बेवकूफ है ना? तो इनकी जो से है उसका कोई मतलब ही नहीं, यही जीत गया। तो ये जो सिस्टम होता है, दिस इज सो कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दैट whosoever gets the maximum votes, not majority of the votes, maximum votes, that becomes the जो 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 वो जीत जाता है, वो रूलर बन जाता है। ठीक है, तो इसी को बात खत्म करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आ रहा है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, इसकी बात चल रही है, देखो क्या होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में थोड़ा आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो आपको समझ में आ जाए। अभी ये समझ में आ गया था 40-80 वाला। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये हुआ है कि मान लो इसको 40 मिले थे, ठीक है, टोटल मान लो 10 सीट्स है, 10 सीट्स है मान लो लोकसभा में, ठीक है। 40 एक को मिले थे, एक को 30 मिले एक पार्टी को, एक को 10 मिले, एक को 10 मिले, एक को 10 मिले। तो देखा जाए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि भैया उस टाइम पे क्या होता है, इन 60% जो जनता है उसका तो जो जो कुछ वोटिंग का से बेकार हो गया, और उसमें भी ये 10% जो माइनॉरिटी पार्टीज है, ठीक है, ये तो खत्म ही हो गई, ये वाला जीत जा रहा था। अब क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ये होता है कि मान लो 10 सीट थी लोकसभा में, तो 10 सीट में प्रोपोर्शनलिटी आएगी, प्रोपोर्शनलिटी विद नंबर ऑफ वोट्स। मान लो ये आपको 40% वोट मिले तो ठीक है, आपकी 4 सीट हो गई। आपको 30 मिले तो आपकी 3 सीट, 3 आदमी बैठेंगे, आपको 10 मिली है तो आपको 1 सीट मिली। प्रोपोर्शनलिटी में जा रहा है ना, इसको भी 1 मिली, इसको भी 1 मिली, तो मतलब कि 10% वोट पे 1 सीट जा रही है। तो टोटल देखा जाए तो ये 10 लोगों में हर किसी का से है, ये माइनॉरिटी का भी से है। ये नहीं कि ये 60% पहले जो खराब हो गए थे यही अब इसी की मेजोरिटी है, इसी की सरकार है, नहीं। अब सरकार सबकी है, सरकार सारे लोगों की है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या है? तो इसमें देखा जाए तो एक एक पार्टी से होता है। अब डिटेलिंग में हम क्या बताएंगे, डिटेलिंग में हम चीजें आपको थोड़ा बताएंगे, चलो समझाते हैं क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, देसी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया क्या होता है, समझो अब। और इसमें क्या होता है, जो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम होता है कि भैया जिसमें को भी जिसके भी पास ज्यादा वोट आ गया वो जीत गया। इसमें क्या होता है, स्मॉल टेरिटोरियल यूनिट्स होती है, ज्योग्राफिकल यूनिट्स जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया लिया जाता है, इवन इन एन इंटायर कंट्री में भी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। ऐसे इंटायर, देखो यही तो हो गया कि जो मैं बोल रहा था ना कि आप पूरे देश को समझ लो कि पूरा देश में जितने भी लोग हैं ना, उनसे प्रोपोर्शनलिटी निकलेगी, तो एक तरीके से पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ कि मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हमें पता है कि मान लो ये हो सकता है 40% में से ना, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 आदमी बोल दो, ठीक है, क्योंकि वो वोटिंग जा रही है आपकी पार्टी को, बता रहा हूँ पार्टी को जाती है ना कि कैंडिडेट को वोटिंग जाती है, ठीक है। तो हो सकता है आपके 40 में कोई हो सकता है 2 आदमी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही आदमी जाता है, तो यहाँ पे जो होता है ना, एफपीटी जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में कैंडिडेट को वोट जाता है, लेकिन यहाँ पे पार्टी को वोट जाता है। कैसे जाता है पार्टी को वोट, देखो यहाँ से जितनी भी वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, तो हर कोई अपने पार्टी को करता है कि भाई हम इस पार्टी को दे रहे हैं, तो इसके 40% वोट आए तो भैया 4 सीट चली गई, तो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है आदमी, ठीक है, कि भाई आप कोई भी आदमी जाए, हम तो पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन लेजिस्लेशन इन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वोट्स, यही इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी की चीजें नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट मे नॉट सिक्योर 50%, जरूरी नहीं है मेजोरिटी, लेकिन उसको सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। भले ही 30 वोट्स मिले हैं, बाकी को सबको 5-5 मिले हो, सबको 30, लेकिन ये मेजोरिटी सिक्योर नहीं करा। 70% वोट खराब है, लेकिन ये मेजोरिटी नहीं मिली, 50% नहीं मिली, लेकिन फिर भी डिक्लेयर हो रहा है, ये एफपीटीपी सिस्टम में, ठीक है। क्लियर है, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, इसीलिए क्या है, तो अभी हम इसलिए चला रहे,
इसमें थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, फेयर ट्रीटमेंट मिल जाता है माइनॉरिटी पार्टीज को। जैसे कि ये 10% मिला है, ये भी, इसका भी एक आदमी बैठा है, तो ये चिल्लाएगा नहीं, कल को बोलता है कि भैया हमारे वोट्स की कोई कीमत ही नहीं है। तो ये फेयर ट्रीटमेंट मिल जाता है। समझ में आ गया है? इससे स्टेबल चीजें हो जाती हैं, क्लियर है। और ये क्या है कि ये वाले सिस्टम में देखो क्या है, डज नॉट इंश्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन इसमें हो जाता है। ठीक है, इसमें हो जाता है। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, मे लीड टू कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये देखो क्या है, अब फोर, ये सब लोग अलग अलग बैठे हैं ना लोग, अब सरकार चलानी, तो ये क्या है, सारे लोग मिलकर ही तो सरकार चलाएंगे, तो ये क्या है, कोलिशन ही तो है। खत्म, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इसमें देखो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप होते हैं, जैसे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, लिस्ट सिस्टम होता है, मिक्स्ड मेंबर होता है। इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है कि आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चलती है, कि मान लो हमें जब इलेक्ट करना था, तो पार्टीज के ऐसे ऐसे सिंबल बने होते हैं, है ना। अब हमारे पास जो कोई कैंडिडेट वोट करने आता है और उसको इलेक्ट करना है, मान लो इन 6 लोगों में चूज करना है, तो वो प्रेफरेंस डालता है 1 2 3 4 5, कि पहले नंबर पर हम चाहते हैं ये बन जाए वो बन जाए। तो ठीक है, मान लो एक आदमी विनर हो गया है इस सिस्टम से, फिर उसके बाद ये जो इसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, ये ट्रांसफर हो जाती हैं दूसरे कैंडिडेट पे उस हिसाब से। तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ऐसे पूछा नहीं जाएगा प्रीलिम्स वगैरह में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, राज्यसभा में होता है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट्री कमेटीज थी, अभी हम पढ़ेंगे, उसमें भी यही काइंड ऑफ इनका इलेक्शन होता है, तो ये सिस्टम होता है। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया। अननेसेसरी इस पर रिसर्च नहीं करना है, जो जो मेन चीजें बताई बस उतना ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें और लेक्चर्स आने चाहिए, बाकी और सब्जेक्ट्स के आने चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।